कुछ ही दिन बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी और इससे ऐन पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है और सरकार ने एक पहल करके सवर्ण वर्ग के गरीब तबकों को आरक्षण देने की पहल की है। ये पहल ऐसी है जिसे लेकर कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं, कई तरह के शक और सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले की पूरे तस्वीर साफ करने की कोशिश करेंगे। मामला कोर्ट में जा सकता है, तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि आरक्षण जो मोदी सरकार ने प्रस्ताव किया है और पहल की है वह उस पर अमल अभी निकट भविष्य में संभव होगा। इसका अंदाज हमें कोर्ट के पहले के रुख को देखते हुए लगा सकते हैं और मुख्य रूप से अगर ये कानून अमल में आता है तो चुनौती देने के दो आधार बनते हैं। एक तो क्या आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा हो सकती है और दूसरा ये कि क्या हम सिर्फ़ और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। इन दोनों ही मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का जो अब तक का रुख रहा है वह सकारात्मक नहीं रहा है। मंडल आयोग पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जो हमें इस बात का संकेत दे सकती हैं कि अगर यह मामला कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत का क्या रुख हो सकता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने नरसिंह राव सरकार का ऐसा ही एक फ़ैसला खारिज कर दिया था। तो यह नज़ीर भी हमें ये एक संकेत देती है कि किस तरह से अगर ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो अदालत का रुख हो सकता है। मंडल आयोग में फ़ैसला सुनाने वाले जजों में एक जस्टिस जीवन रेड्डी थे। उनका ये साफ कहना था, ए बैकवर्ड क्लास कैन नॉट बी डिटरमाइंड ओनली एंड एक्सक्लूसिवली विथ रेफरेंस टू इकोनॉमिक क्राइटेरियन। मतलब साफ है कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर किसी को आरक्षण का फ़ायदा पाने का पात्र नहीं समझा जा सकता है। इसी बेंच में शामिल एक और जस्टिस अहमदी का भी कहना है कि यह जो सरकार की पहल है वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। जस्टिस अहमदी तो इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए उन्होंने यहाँ तक कह दिया, द गवर्नमेंट्स डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मेजॉरिटी व्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सरकार में सचिव रहे PS कृष्णन ने भी एक लेख में बताया है कि नरेंद्र मोदी सरकार की यह पहल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर की जा सकती है और यह सामान्य वर्ग के लोगों को सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर इसकी सुविधा देना न्याय के मौलिक सिद्धांत के प्रतिकूल जाता है। मंडल आयोग पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। हालांकि तमिलनाडु में एक अपवाद है और वहाँ 69% आरक्षण है। इसे संविधान की 9वीं सूची के जरिए जुडिशियल रिव्यू से अलग किया गया है। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला दिया जिसमें कहा कि अगर संविधान की मूल भावना पर चोट पहुँचती है तो संविधान की 9वीं सूची के तहत सुरक्षित मामलों को भी वह जुडिशियल रिव्यू के दायरे में ला सकता है। मतलब ये हुआ कि संविधान संशोधन के जरिए अमल में लाए गए कानून को भी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है और ज़रूरत पड़े तो उसे पलट भी सकता है। सरकार बता रही है कि वह इस नियत से आरक्षण देना चाह रही है कि सवर्ण गरीब मुख्य धारा में शामिल हो सकें, पर असल में बताया जा रहा है कि इसका कारण चुनावी है और अभी 3 राज्यों में विधानसभा चुनावों में भाजपा की सरकार चली गई। बताया जा रहा है कि वहाँ उच्च जाति के मतदाताओं में भाजपा के खिलाफ काफ़ी रोष था और इसके पहले भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में आरक्षण को लेके जाट, कापू, मराठा जैसे समुदाय आंदोलनरत रहे हैं।
तीसरी एक और बात जो लगातार सामने आ रही है कि मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि इस सरकार में नौकरियों की संभावनाएं और नौकरियों के नए अवसर खत्म हो रहे हैं। इन बातों से होने वाले संभावित राजनीतिक नुकसान को भांपते हुए उसका खामियाजा कम करने के मकसद से बताया जा रहा है यह कदम उठाया गया है। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण के दो आधार तय किए गए हैं। एक आधार है समानता का और दूसरा है पिछड़ापन दूर करने का। समानता का सिद्धांत ये बताता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और पिछड़ापन दूर करने का सिद्धांत यह बताता है कि अगर कोई वर्ग सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो उसे मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग पर फैसला देते समय पिछड़ा वर्ग से संबंधित या आरक्षण के पात्र वर्ग से संबंधित एक व्याख्या की है। इसके तहत एससी, एसटी और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का पात्र माना गया है। वैसे परिवार जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए हो और जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो, आरक्षण का फ़ायदा उनको मिलेगा। जिन लोगों के परिवार में 1000 वर्ग फीट से ज़्यादा बड़ा फ्लैट हो या फिर नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में 100 गज से बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट हो या नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज़ में 200 गज से बड़ा प्लॉट हो, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। शायद इसलिए क्योंकि ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा भी 8 लाख रुपए रखी गई है। लेकिन गरीबी की परिभाषा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कभी 20 रुपये रोज़ कमाने वाले को गरीब माना गया, कभी 450 रुपये करीब रोज़ की आमदनी वालों को गरीब माना गया। हालांकि ये शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग सीमा बताई गई। और कुछ वामपंथी पार्टियां हैं जो न्यूनतम 18,000 रुपये मासिक मजदूरी की मांग कर रहे हैं। इस तरह से गरीबी को लेकर अलग अलग पैमाने सामने आ रहे हैं। भाजपा इसे ऐतिहासिक कदम बताकर प्रचारित कर रही है, लेकिन असल में इस तरह की पहल पहले भी होती रही है और नरसिंह राव सरकार ने भी ऐसी पहल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे कारगर नहीं होने दिया। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके बावजूद अलग अलग राज्यों में कोशिशें होती रहीं और 2008 में केरल में भी ऐसी कोशिश हुई। आरक्षण पर बहस तो काफ़ी लंबे समय से चल रही है। 1953 में काका कालेकर समिति बनी और मंडल आयोग बना और उसके बाद से फिर जिस तरह से नेताओं के द्वारा इस पर राजनीति हो रही है, इससे लगता नहीं है कि यह बहस जल्द ही ख़त्म होने वाली है। और अब तो हालात यहाँ तक पहुँच रहे हैं कि 90% तक आरक्षण की सीमा ले जाने की बात की जा रही है। आज नेता आरक्षण को वोट की फसल काटने के लिए एक बीज के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का संकेत भली भांति दे दिया है। 8 तारीख को जब लोकसभा में बिल पास हुआ और 9 तारीख को ही जब उन्होंने महाराष्ट्र और यूपी में जनसभाएं की तो साफ कर दिया उन्होंने कि आरक्षण को एक मुद्दा चुनाव में बनाया जाएगा और मोदी सरकार ने भाजपा को चुनाव के लिए यह एक बड़ा हथियार दे दिया है। पर सवाल है कि क्या आरक्षण जिस बीमारी से जूझने के लिए इलाज के तौर पर बताया जा रहा है, असल में उस बीमारी को ख़त्म कर सकता है? मेरे ख्याल से आरक्षण से ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि हम संभावनाओं को विकसित करें, नौकरियों के नए अवसर पैदा करें और युवाओं को उन अवसर का लाभ उठाने लायक बनाएं। इसके लिए हम उन्हें शिक्षा में आर्थिक मदद दे सकते हैं, छात्रवृत्ति दे सकते हैं, मुफ्त पढ़ाई की सुविधा दे सकते हैं। पर आरक्षण जो समाज से परिणाम हम चाहते हैं वह परिणाम
एक आरक्षण पोषित समाज नहीं दे सकता है।